बच्चों, आज है हमारा लेक्चर 127। हम कर रहे हैं स्टार्ट चैप्टर 7 जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व कैसे किया जाए, उन्हें बचाया कैसे जाए। ये मेरे ख्याल से 6th में भी ऐसा चैप्टर आ चुका है, 7th में भी आ चुका है। सो ये बहुत टॉपिक कोई नया नहीं है। ये चैप्टर आपको बहुत ही ज़्यादा ईजी लगेगा, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं। ठीक है। सो हमने पिछले साल 7th में पढ़ा ही था कि भाई जो नेशनल पार्क्स के बारे में, सेंचुरीज के बारे में थोड़ी सी आइडिया हमको आ गई थी। ठीक है। सो हम आज अभी ये जो चैप्टर चालू कर रहे हैं कि भाई प्लांट्स और एनिमल्स को बचाया कैसे जाए। सो पहले तो उनके कॉजेस पढ़ेंगे कि खतरा क्या है। बचाना तो है पर किससे बचाना है, पर किससे। सो डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस। सबसे पहले कि जो डिफॉरेस्टेशन, और डिफॉरेस्टेशन मतलब डी मतलब कट, फॉरेस्ट को कट करो। ठीक है। फॉरेस्ट कट द फॉरेस्ट। डिफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट कट करना, जंगलों को काटना। ठीक है। सो डिफॉरेस्टेशन और उसके कारण। सो पहले तो डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। डिफॉरेस्टेशन मतलब क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, काट देना। ठीक है। यहाँ देखो, डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग। ये है आपका पेज 77 आपकी NCERT में। Deforestation means clearing of forest and using that land for other purposes. Deforestation का मतलब फॉरेस्ट को क्लियर करना और वो लैंड यूज करना बाकी चीजों के लिए। Deforestation means clearing of forest, फॉरेस्ट को काटना एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पसेस, बाकी चीजों के लिए वो लैंड यूज करना। ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पसेस मेंशन्ड बिलो। जो ट्रीज हैं फॉरेस्ट में कट होते हैं फॉर सम ऑफ द पर्पसेस बिलो। क्यों कट होते हैं ट्रीज। सो पहला है प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, मतलब लैंड के लिए चाहिए, मतलब प्रोक्यूरिंग मतलब ऑब्टेनिंग, टू ऑब्टेन। सो कल्टीवेशन के लिए लैंड चाहिए लोगों को। बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज और बिल्डिंग्स बनानी है। मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल। ठीक है, फर्नीचर बनाना है। सो इन तीन कारणों, ये तीन कारण हैं कि ट्रीज कट होते हैं। पहला लैंड के लिए, दूसरा हाउसेज और ट्रीज बिल्ड करने के लिए, तीसरा फर्नीचर बनाने के लिए। ठीक है। अभी नेचुरल कॉजेस क्या है डिफॉरेस्टेशन। ठीक है। सो ये तीनों कारण हैं डिफॉरेस्टेशन क्यों हम करते हैं, क्यों ट्रीज काटते हैं। सो प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल। तो ये तीन कारणों की वजह से हम ट्रीज काटते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, इसी पेज पे, पेज 77 पे ही कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या है। ठीक है। सो क्या क्या कारण हो सकते हैं। ये एक बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है, मतलब आप बचपन से ये क्वेश्चन सुनते आ रहे हो कि कारण क्या क्या हो सकते हैं। ओ सॉरी, कॉन्सिक्वेंसेज, रिजल्ट्स। कॉन्सिक्वेंसेज मीन्स रिजल्ट्स। कॉजेज तो आपने पढ़ लिए, कारण पढ़ लिए, अब डिफॉरेस्टेशन है तो उससे होगा क्या। ठीक है। सो ये 7th में पढ़ के आए हो आप। ठीक है। सो डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेस द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। डिफॉरेस्टेशन की वजह से टेम्परेचर और पॉल्यूशन बढ़ता है अर्थ का। इट इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल भी है वो भी बढ़ता है एटमॉस्फेयर में। ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट्स लोअर। जो ग्राउंड वाटर है वो भी कम हो जाता है। डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब्स द बैलेंस इन नेचर। पूरा बैलेंस ही डिस्टर्ब करके रख देता है। ठीक है। अगर इसी तरह से कटते रहे, ठीक है, सो रेनफॉल एंड फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विल डिक्रीज। ठीक है। रेनफॉल एंड फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विल डिक्रीज। देयर विल बी इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज सच एज फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। ठीक है। सो ये सारा हो सकता है डिफॉरेस्टेशन की वजह से। पेड़ कटेंगे तो क्या क्या हो सकता है, फिर से देखें क्या क्या हो सकता है पेड़ कटने की वजह से। डिफॉरेस्टेशन की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा, पॉल्यूशन लेवल बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ग्राउंड लेवल कम हो जाएगा, मतलब जमीन का पानी कम हो जाएगा अंदर का। डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब करता है नेचर के बैलेंस को, और रेनफॉल और फर्टिलिटी भी रिड्यूस करता है सॉइल की। और नेचुरल कैलामिटीज भी बहुत होंगी, जैसे फ्लड, ड्रॉट्स, ये सब होगा।
ठीक है। सो अब आपको पता होगा कि प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। कुछ ही ट्रीज हैं, देखो प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक है। फ्यूअर ट्रीज वुड मीन दैट लेस, अगर हम पेड़ काटेंगे, ठीक है, कुछ ही पेड़ रह जाएंगे, कुछ ही पेड़ रहेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कम होगी। तो फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा प्लांट, ठीक है। सो लेड टू अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर, दिस विल लेड टू ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। सो ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्यों जरूरी है। दिस विल लेड एज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ। देखो ट्रीज होते हैं, ठीक है, अगर हम ट्रीज ना काटें तो जो ट्रीज होते हैं उनको फोटोसिंथेसिस करना होता है, तो वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना उसको ले लेते हैं, क्योंकि उनको जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड लगती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड अगर पेड़ ही काट देंगे, ठीक है, उतने पेड़ कम हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड अब कम लगेगी, मतलब यूज ही नहीं करेंगे क्योंकि पेड़ है ही नहीं। पेड़ को ही कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज नहीं हो रही है, एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है। बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है। अब ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो सकता है, तो ये जो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये क्या करती है, जैसे सूर्य अपनी किरण धरती पे फेंकता है ना, सो वो उसको तुरंत एब्जॉर्ब कर लेती है। वो एब्जॉर्बर है, कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत ही अच्छी एब्जॉर्बर है लाइट हीट की, तो तुरंत एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसकी वजह से धरती पे गर्मी का लेवल बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, सारी जो बर्फें हैं पिघल जाती हैं, ठीक है, बर्फ पिघल जाती है सारी जो पोलर रीजन्स की, और जो नदियों का स्तर है वो बढ़ जाता है, उसकी वजह से बाढ़ आ सकती है और बर्फ पिघल रही है। मतलब मैनकाइंड के लिए अच्छा नहीं है ग्लोबल वार्मिंग। सो दिस इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑन द डिस्टर्ब्स और मे रिड्यूस रेनफॉल, दिस कुड कॉज ड्रॉट्स। देखो टेम्परेचर बढ़ गया धरती का, वाटर साइकिल पूरी डिस्टर्ब हो गई, वाटर साइकिल डिस्टर्ब हुई तो मतलब रेनफॉल कम हो जाएगा, इससे सूखा भी पड़ सकता है। देखो ग्लोबल वार्मिंग से बाढ़ आ सकती है, और टेम्परेचर बढ़ जाए कहीं पे, अगर मतलब क्योंकि आप पेड़ काट रहे हो, टेम्परेचर बढ़ जाए तो उसकी वजह से रेनफॉल भी रुक जाएगी, क्योंकि रेनफॉल कहीं ना कहीं एक नॉर्मल टेम्परेचर पे होती है। सो अगर रेनफॉल नहीं होगी तो सूखा पड़ेगा, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से ही सॉइल की प्रॉपर्टीज बदलती हैं। डिफॉरेस्टेशन इज अ मेजर कॉज विच लेड टू द चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टीज। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो फिर क्या है, इसके बाद देखिए डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन क्या है, डेजर्टिफिकेशन मतलब सब एकदम सैंडी हो जाता है। सो रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोजेस द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर्स। This soil has less humus and is less fertile. Gradually the fertile land gets converted into desert. It is called desertification. Desertification मतलब जब टॉप लेयर ऑफ सॉइल, जब सॉइल का ऊपरी हिस्सा एक्सपोज हो जाता है, मतलब उड़ जाता है, और लोअर हार्डी रॉकी लेयर्स दिखते हैं। दिस सॉइल हैज लेस ह्यूमस, इसमें ह्यूमस भी लेस होता है, और फर्टाइल मतलब ह्यूमस मतलब आप रिलेटेड टू ह्यूमिडिटी भी बोल सकते हो, फर्टाइल भी कम होता है। सो ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्ट इनटू डेजर्ट, मतलब लैंड का डेजर्ट्स में कन्वर्ट होना उसे डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। लैंड का डेजर्ट्स में कन्वर्ट होना उसे डेजर्टिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। सो डिफॉरेस्टेशन से क्या क्या हो सकता है, ठीक है। सो डिफॉरेस्टेशन लेड्स टू डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। डिफॉरेस्टेशन, अगर पेड़ काटेंगे तो पेड़ की जड़ें पानी को पकड़ के रखती हैं। अगर पेड़ ही कट गए तो जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है सॉइल की वो रहेगी नहीं। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड इज रिड्यूस्ड, ठीक है। जो वाटर का मूवमेंट है सॉइल सरफेस से, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड, जो पानी का मूवमेंट है सॉइल सरफेस से ग्राउंड में, the movement of water from the soil surface into the ground is reduced, so there are floods. इसके मतलब बाढ़ भी आ जाती है। The other properties of soil like nutrient content,
टेक्सचर एक्सेट्रा ऑल्सो चेंज बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। सॉइल में, सॉइल का सब कुछ बदल ही जाता है डिफॉरेस्टेशन की वजह से। अभी कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कैसे कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। सो अब कंजर्व कैसे करना है, कमिंग टू पेज नंबर 78 ओनली। इसमें तो देखो क्लियर हो गया ना डिफॉरेस्टेशन से क्या क्या होता है। सो डिफॉरेस्टेशन से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और वाटर सॉइल्स मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू ग्राउंड इज रिड्यूस्ड। मतलब अब पानी अंदर चूसता नहीं है, ग्राउंड में वैसे जाके चूस जाना चाहिए ना, वैसे क्या पानी के मतलब ग्राउंड में जड़ें होती हैं प्लांट की, तो वो चूस लेती हैं, फिर अंदर जाता ही नहीं है, सो इसलिए बाढ़ आ जाती है। बाकी प्रॉपर्टीज क्या है सॉइल की, द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट कंटेंट, टेक्सचर एक्सेट्रा ऑल्सो चेंज बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखें नेक्स्ट, अभी पेज नंबर 78 पे जो अभी कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कंजर्व कैसे कर सकते हैं, कारण पढ़ लिया हमने, कारण तो हो गए, अब कंजर्व कैसे करें, कंजर्व कैसे कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे पहले तो उनके लिए प्रोटेक्टेड एरियाज बना सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर आप आपके फ्लोरा और फौना को, फ्लोरा मतलब प्लांट्स, फौना मतलब एनिमल्स, फ्लोरा और फौना को और उनके रहने की जगह को बचाना चाहते हो, सो प्रोटेक्टेड एरियाज कॉल्ड सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन ईयरमार्क्ड। तो क्या बनाना पड़ेगा हमें, सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व्स। सो फिर इसके अलावा प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, पेलिंग ट्रीज, हंटिंग एंड पोचिंग आर प्रोहिबिटेड। ये यहाँ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व में आप पेड़ नहीं काट सकते हो, आप गायों को चरा नहीं सकते हो, आप हंट नहीं कर सकते हो, आप मार नहीं सकते हो, मतलब बहुत सारे नियम होते हैं, आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ते हैं, नहीं करो तो जेल हो जाती है। सेंचुरी मतलब सेंचुरीज क्या होती हैं, सो यहाँ पे एनिमल्स किसी भी बाहर के किसी भी डिस्टर्बेंस से आराम से रह सकते हैं सेंचुरी में। नेशनल पार्क तो वो एरियाज हैं जो वाइल्ड लाइफ के लिए हैं, मतलब जो जानवरों के लिए है, जहाँ पे वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब जो जानवर हैं वो आराम से, हैबिटेट मतलब वो जगह को पूरा यूज कर सकते हैं, घूम सकते हैं कुछ भी। और सेंचुरीज क्या है, मतलब उनको बचाया जाता है बाहर के। नेशनल पार्क वहाँ एनिमल्स फ्रीली घूम सकते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट, एनिमल एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ ट्राइबल्स लिविंग इन द एरिया। बायोस्फीयर रिजर्व में सब आ जाता है, जानवर, आदमी और पेड़, सब कुछ, सबका प्रोटेक्शन। ठीक है, सेंचुरी में एनिमल्स का बाहर की दुनिया से प्रोटेक्शन। नेशनल पार्क में जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स फ्रीली घूम सकते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व में जानवर और प्लांट्स, एनिमल्स सब फ्रीली घूम सकते हैं। ठीक है, सो गवर्नमेंट को क्या करना है, अभी गवर्नमेंट को यहाँ देखो, गवर्नमेंट तो देखो हम अपने एफर्ट्स तो डाल ही रहे हैं। ठीक है भाई, हम भाई डिफॉरेस्टेशन कम करें, हम कंजर्व करने के हमको तो एफर्ट्स डालने। गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट एजेंसी टेक केयर ऑफ फॉरेस्ट एंड एनिमल्स। गवर्नमेंट एंड एजेंसीज क्या करती हैं, फॉरेस्ट और एनिमल्स का ध्यान रखती हैं। द गवर्नमेंट लेज डाउन रूल्स, मेथड्स एंड पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देम। गवर्नमेंट आए दिन रूल्स रेगुलेशंस रखती है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व आर प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो हमने अभी अभी पढ़ा कि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ने रूल्स लगाए हुए हैं, भाई कुछ रूल्स हैं आपको फॉलो करने हैं, और सेंचुरीज बनाती है, बायोस्फीयर रिजर्व बनाती है, नेशनल पार्क्स बनाती है। ठीक है, सो बायोस्फीयर रिजर्व क्या है हमने वो अभी अभी पढ़ा। ठीक है, सो यहाँ हम एक बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे पेज 79 पे। सो द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ वन नेशनल पार्क नेम्ड सतपुड़ा एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेम बोरी एंड पंचमढ़ी। ठीक है, सो जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है वो एक नेशनल पार्क जिसका नाम सतपुड़ा है और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जिसका नाम है बोरी और पंचमढ़ी।
सो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में एक नेशनल पार्क है और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेशनल पार्क में क्या होता है, वाइल्ड एनिमल्स फ्रीली घूम सकते हैं, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती है, वहाँ पे भी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स घूम सकते हैं। ठीक है, सो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। अब देखो यहाँ पे जो पेज नंबर 82 पे जो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, वो क्या करती हैं, वो प्रोटेक्शन देती हैं और लिविंग कंडीशंस अच्छी, वाइल्ड एनिमल्स को अच्छी लिविंग कंडीशंस देती हैं। ठीक है, रिजर्व फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज प्रोटेक्शन देती हैं और अच्छी कंडीशंस देती हैं जंगली जानवरों को। ठीक है, और मतलब रिजर्व फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। और सेंचुरीज आर प्लेसेस वेयर किलिंग, पोचिंग और कैप्चरिंग ऑफ एनिमल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। सेंचुरीज क्यों बनाई जाती है, जहाँ पे जो जानवरों का मारना एकदम मना है। सेंचुरीज में जानवरों को मारना बिल्कुल मना है। रिजर्व फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या करती हैं, प्रोटेक्शन देती हैं वाइल्ड एनिमल्स को। रिजर्व फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज प्रोटेक्शन देती हैं। सेंचुरीज में एनिमल्स को मारना गुनाह है, आप मारोगे तो आप गुनहगार हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से वो काले हिरण के केस में भी जो सलमान खान था, शायद इसी एक्ट की वजह से फंसा है। ठीक है, मतलब ये जो एक्ट है सेंचुरी की, सो वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। अच्छा, इसके बाद देखें पर आजकल प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी सेफ नहीं है। वहाँ पे लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, मतलब सब डिस्ट्रॉय करने, तो फिर उनको सज़ा होती है, पकड़े जाते तो सज़ा होती है, वैसा होता है। ठीक है, फिर नेशनल पार्क देखें, ये इसी 82 पेज पे ही नेशनल पार्क है। सो नेशनल पार्क्स क्या होते हैं, सो यहाँ पे एक सतपुड़ा नेशनल पार्क मेंशन किया गया है आपकी बुक में, ये सतपुड़ा नेशनल पार्क। सो सतपुड़ा नेशनल पार्क जो है ये पहला रिजर्व फॉरेस्ट है इंडिया का, फर्स्ट। ठीक है, सो मेंशन किया हुआ है तो इम्पोर्टेंट चीज़ ही है। ठीक है, सतपुड़ा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, सबसे पहला रिजर्व फॉरेस्ट है इंडिया का। और यहाँ पे इंडियन टीक मिलती है। इंडियन टीक सबसे जो एक महंगा वुड है वो इसी फॉरेस्ट में पाया जाता है। फिर सतपुड़ा आपने नेशनल पार्क देखा, वहाँ मतलब नेशनल पार्क में वहाँ हमने देखा कि लकड़े की भाई देखभाल करते हैं, टीक की। और फिर एक सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, सो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में टाइगर्स को रखा जाता है। ठीक है, उनकी प्रोटेक्शन की जाती है। सो एक प्रोजेक्ट टाइगर हमारी भारत सरकार ने लॉन्च किया था, प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स इन द कंट्री। हमारी कंट्री में जो टाइगर्स को प्रोटेक्शन देने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था। और इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव था कि भाई इंश्योर करें सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री। भाई टाइगर्स हमारी कंट्री में रहें, ऐसे नहीं ख़त्म ही हो जाएं, क्योंकि इतनी ज़्यादा हंटिंग हो रही है टाइगर्स की। सो टाइगर्स की संख्या घटती जा रही है, इसलिए प्रोजेक्ट टाइगर और बहुत सारे कानून, स्ट्रिक्ट कानून भी लाए थे कि आप टाइगर की हंटिंग नहीं कर सकते हो। ठीक है, सतपुड़ा पेज नंबर 83, जो सतपुड़ा टाइगर पार्क है, वहाँ पे जो टाइगर्स हैं अब उनकी गिनती बढ़ती जा रही है। मतलब वैसे ऑल ओवर इंडिया में गिनती कम हो रही है, पर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में अब बढ़ती जा रही है गिनती। सतपुड़ा नेशनल पार्क में पहले और भी जानवर रखे जाते थे, लायन, एलिफेंट, वाइल्ड बफेलो, बारहसिंगा, जिनका मतलब पहले वो भी रखे जाते थे, पर अब स्पेशली प्रोजेक्ट टाइगर के बाद टाइगर रखा जाता है वहाँ। अच्छा, जो एनिमल्स जिनका नंबर कम होता जा रहा है, वो एनिमल्स जिनकी संख्या कम होती जा रही है, ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो ख़त्म हो जाएं। ठीक है, सो एनिमल्स हुज नंबर आर डिमिनिशिंग टू अ लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन आर नोन एज द एंडेंजर्ड एनिमल्स। एंडेंजर्ड एनिमल्स क्या होते हैं, एनिमल्स जिनका नंबर कम होता जा रहा है। ठीक है, जिनका आंकड़ा कम होता जा रहा है, इतना कम हो रहा है कि भाई किसी दिन वो ख़त्म हो जाएंगे। सो उसे कहते हैं एंडेंजर्ड एनिमल्स। ठीक है,
सो एंडेंजर्ड एनिमल्स क्या हैं, किसी दिन वो ख़त्म ही हो जाएंगे, वो खतरा बना है। अच्छा, इसके बाद देखो इकोसिस्टम की डेफिनेशन है, यहाँ पे आ जाओ पेज नंबर 83 पे ही। सो इकोसिस्टम क्या है? एन इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया along with non-living components such as climate, soil, river deltas etc. इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम सारे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बना हुआ है और बाकी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स का भी बना। इकोसिस्टम मतलब लिविंग और नॉन लिविंग का बना हुआ है, ठीक है। सो उसे कहेंगे इकोसिस्टम। अब पेज नंबर 84 पे देखें। अभी रेड डेटा बुक क्या है? सो रेड डेटा बुक सोर्स है, मतलब एक तरह का इज द सोर्स बुक। उससे हमें पता लगता है जिसमें जितने भी एंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट्स हैं, मतलब जिनको भी खतरा है खत्म होने का, उस बुक में ये सब लिखा होता है, ठीक है। सो रेड डेटा बुक इज द सोर्स बुक विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। जहाँ पे जो खतरे में हैं प्लांट्स और एनिमल्स, उसका पता लगता है, ठीक है। इसके बाद माइग्रेशन क्या है? सो माइग्रेशन कब करते हैं एनिमल्स? सो माइग्रेशन जब बच्चों माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस। हर साल क्या होता है, जो माइग्रेटरी बर्ड्स है, माइग्रेट वर्ड का मतलब क्या होता है कि अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह जाना, ठीक है। सो माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे एरियाज, जो घूमती रहती हैं ये जो बर्ड्स, सो वो दूर दराज के इलाकों में एक बारी जाती हैं जब क्लाइमेट बदलता है। सो बर्ड्स कब अपना जगह छोड़ती हैं? जब क्लाइमेट बदलता है, ठीक है। क्यों वो जाती हैं दूसरी जगह? एग को ले करने के लिए, क्योंकि जहाँ वो रह रही होती हैं वहाँ वातावरण ठंडा होता है और रहने लायक नहीं होता है, झेल नहीं सकती हैं। सो टेम्परेचर जहाँ कम होता है वो उड़ के उस जगह पे चली जाती हैं। और वो बर्ड्स जो इतना लंबा उड़ के दूसरी जगहों पे जाती हैं क्लाइमेट बदलने की वजह से, उन्हीं को माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं, ठीक है। सो बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस टू रीच अनदर लैंड आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड्स, ठीक है। अच्छा, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। अब पेपर को रिसाइकल कैसे करें? तो पहले तो देखो यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन का एक और कारण है, हम पेपर बहुत यूज करते हैं, ठीक है। सो यहाँ एक इन्होंने आंकड़ा लिखा है कि 17 फुल ग्रोन ट्रीज टू मेक 1 टन ऑफ पेपर। 17 पूरे ट्रीज कटते हैं तब जाके 1 टन बनता है पेपर का, ठीक है। सो देयरफॉर वी शुड सेव पेपर, ठीक है। पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 टाइम्स फॉर यूज। पेपर को आप 5 से 7 बार रिसाइकल कर सकते हो। अगर हम एक शीट बचाए एक दिन की, तो हम बहुत सारे ट्रीज बचा सकते हैं एक साल में। सो इसलिए हमें सेव करना चाहिए। वी शुड सेव, रीयूज यूज्ड पेपर एंड रिसाइकल इट। इससे हम खाली ट्रीज ही नहीं बचाएंगे, इससे हम बाकी एनर्जी, वाटर, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर में भी बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। हम जो है उसमें हार्मफुल केमिकल्स भी डलते हैं पेपर मेकिंग में, तो उससे भी थोड़ा हमें बचाव होगा। सो द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल्स यूज विल ऑल्सो बी रिड्यूस। तो केमिकल भी कम वापराएंगे, पेपर कम यूज होगा तो केमिकल्स भी कम वापराएंगे, ठीक है। सो हम क्या कर सकते हैं, हम जो है पेपर को रिसाइकल कर सकते हैं, 5 से 7 बार उसको यूज़ कर सकते हैं और सेव करें, रीयूज करें और रिसाइकल करें, ठीक है। अब लास्ट में पेज नंबर 85 पे डिफॉरेस्टेशन, ट्रीज को फिर से उगाना। सो डिफॉरेस्टेशन क्या है? तो डिफॉरेस्टेशन पढ़ा था, ठीक है। सो द आंसर टू डिफॉरेस्टेशन इज रिफॉरेस्टेशन। मतलब पेड़ों को काटने का आंसर है आप पेड़ों को उगाओ, ठीक है। पेड़ कट रहे हैं तो आपको क्या करना है, पेड़ उगाने हैं, रिफॉरेस्टेशन, ठीक है। सो रिफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन क्या है? सो रिफॉरेस्टेशन इज रीस्टॉकिंग ऑफ डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज।
रिफॉरेस्टेशन क्या है? रिफॉरेस्टेशन जो डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट है, जो फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो गए हैं, वहां पे जाके नए ट्रीज उगा दो, ठीक है। सो उसे रिफॉरेस्ट कहते हैं। फिर से बसाना, ठीक है, उजड़ा हुआ फॉरेस्ट फिर से बचाना। द प्लांटेड ट्री शुड जनरली बी ऑफ द सेम स्पीशीज विच वर फाउंड इन दैट फॉरेस्ट। सो जो ट्रीज उखड़े थे वैसे ही उगाने हैं, और जितने कम काटने हो, मतलब ट्रीज जितने हो सके कम काटने के, और जितना ज़्यादा हो सके ट्रीज उगाने के। रिफॉरेस्टेशन खुद ब खुद भी होता है, नेचर भी खुद ब खुद कर लेता है। अगर आप किसी फॉरेस्ट जिसमें डिफॉरेस्टेशन हुआ है उसको छोड़ दो तो फॉरेस्ट में खुद ब खुद फिर से हरियाली हो जाएगी। नेचुरल डिफॉरेस्टेशन में उसमें ह्यूमन बींग्स का कुछ रोल नहीं होता है, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन कैन टेक नेचुरली ऑल्सो, ठीक है। हमने ऑलरेडी बहुत डैमेज किया हुआ है फॉरेस्ट को। अगर हम चाहते हैं कि ये फॉरेस्ट फ्यूचर के लिए बने रहें, सो हमें इन्हें बचाना पड़ेगा। हमारी इंडिया में मतलब बाकायदा कानून है। इन इंडिया वी हैव द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। हमारी इंडिया में एक्ट है, और ये एक्ट क्यों बनाई गई है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट क्यों बनाई गई है? दिस एक्ट इज एम्ड एट प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट एंड मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन द फॉरेस्ट। सो ये क्यों बनाई गई है ये एक्ट बनाई गई है प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है नेचुरल फॉरेस्ट, और जो लोगों की बेसिक नीड्स हैं उन्हें पूरा करना है। इसके बाद मतलब बस यही ख़त्म होता है कि भाई इंडिया में फॉरेस्ट एक्ट लागू की गई है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लागू की गई है। इस एक्ट के अंतर्गत आपको प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है नेचुरल फॉरेस्ट को, और जो लोगों की ज़रूरियात है वो पूरी हो सके उतने फॉरेस्ट बचाने हैं। देखें अब क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स पेज 86 पे। अ प्लेस, पेज 86 पे ब्लैंक्स देखते हैं। A place where animals are protected in their natural habitat is called, क्या कहा जाता है उस प्लेस को? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर स्पीशीज फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया। एक ही जगह पे पाए जाने वाले स्पीशीज को हम एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं। एंडेमिक स्पीशीज। इसके बाद सी नंबर, माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे प्लेसेस बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंजेस, ठीक है। इसके बाद लास्ट में एक क्रॉसवर्ड टाइप है, वो भी सॉल्व कर लेते हैं। वो शायद आपको यहाँ देखो, पहले हम इनके आंसर्स लिख लेते हैं, ठीक है। सो पहला है आपका पेज नंबर 88 पे, स्पीशीज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। जो खत्म होने वाली हैं स्पीशीज, उनके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? एक्सटिंक्ट। फिर अ बुक कैरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एंडेंजर्ड स्पीशीज। एंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में इंफॉर्मेशन देती हुई बुक, रेड डेटा बुक। फिर कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या क्या हो सकता है? सो डिफॉरेस्टेशन की वजह से डेजर्ट्स हो सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन की वजह से डेजर्ट्स। अच्छा यहाँ देखो, स्पीशीज ऑन द वर्ल्ड अभी हुए नहीं है, होने वाले हैं। सो हुए नहीं है, होने वाले हैं, तो एंडेंजर्ड। जो हो गए ना वो एक्सटिंक्ट होते हैं, एंडेंजर्ड हो गए। यहाँ अभी हुए नहीं है, वर्ज पे है मतलब कगार पे हैं, होंगे, तो एंडेंजर्ड। और स्पीशीज विच है वेनिस्ड, जो चले गए, वेनिस्ड मतलब खत्म हो गए, वो है एक्सटिंक्ट। स्पीशीज फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट। एक ही जगह पे पाए जाने वाले स्पीशीज। सो एक ही जगह पे पाए जाने वाले स्पीशीज क्या होते हैं? एंडेमिक। ये दूसरी बार ही आया है एंडेमिक।
वैरायटी ऑफ प्लांट्स एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन एरिया, सब कुछ एक ही जगह पे मिले वो होते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, सो हेयर वी कंप्लीटेड क्रॉसवर्ड ऑल्सो, ये आप भर देना इसके हिसाब से। ठीक है, सो जस्ट एंडिंग माई लेक्चर हेयर, डू ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली एंड complete the notes properly and send it to me on WhatsApp. Thank you.